हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी आपके साथ में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 11th टू 12th मार्च तक के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। इस पर्टिकुलर सीरीज में हम लोग बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश, इंडिया और वर्ल्ड की मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके अलावा ये पूरी करंट अफेयर सीरीज आपको डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एमपीपीएससी, एसएससी, पुलिस एग्जाम, रेलवे एग्जाम या अदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिनमें करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो या ऐसे एग्जाम जिनमें करंट अफेयर्स आता हो, ऐसे सभी एग्जाम्स में ये करंट अफेयर सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो बिना देरी किए बात करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज के बारे में। इसके अलावा अगर आपका क्वेरी है पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाने वाली है। तो उसे ज्वाइन करके आप लगातार अपडेट्स लेते रहें, साथ ही साथ आपको वहां पर पीडीएफ भी मिलेगी। बात करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज है हमारी, किशोर मकवाना assumes charge of chairman of National Commission for Scheduled Caste। एनसीएससी के नए चेयरमैन कौन बन गए हैं, तो भाई न्यू चेयरमैन बन चुके हैं किशोर मकवाना जी। एज इट इज आपको ध्यान रखना है, किशोर मकवाना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इनका नाम किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिल जाएगा, स्पेसिफिकली किसी भी स्टेट पीसीएस की अगर आप बात कर रहे हैं तो। बात करते हैं थोड़ा सा। मकवाना इज अ जॉइंट स्पोक्सपर्सन ऑफ गुजरात यूनिट ऑफ द बीजेपी एंड इन द रिकॉन्स्टिट्यूटेड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट गवर्नमेंट इंश्योर्स अ प्लेस फॉर मदिगा मेंबर। स्पेशली अगर बात करें, मकवाना भाजपा की गुजरात इकाई के संयुक्त प्रवक्ता थे, साथ ही साथ मेडिगा सदस्य के लिए स्थान सुनिश्चित करने की बात राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में की गई। मडिगा समुदाय तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक आबादी वाले अनुसूचित जाति समुदायों में से एक है। ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट हैं। फिलहाल इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सभी को कुछ स्टैटिक फैक्ट पता होने चाहिए एनसीएससी से रिलेटेड। अगर बात करें एनसीएससी के बारे में तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पर्टिकुलर आयोग। आप सभी को पता है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और अगर पता नहीं है आपको तो आप ये सारी चीजें नोट डाउन जरूर कीजिए। अगर बात करें एनसीएससी आयोग के बारे में तो इसका विवरण आर्टिकल 338 में भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के दिया गया है। यानी कि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि एनसीएससी संविधान के किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है, तो आप सभी को बताना है आर्टिकल 338। इसके अलावा पहली बार अगर बात करें तो पहली बार आयोग फॉर नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब सेटअप किया गया था अगस्त 1978 में। यहां पर आप देखेंगे क्या क्या डिफरेंसेस है, तो वो डिफरेंसेस मैं हाईलाइट करता हूं। यहां पर लिखा हुआ है फर्स्ट कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब को मिलाकर एक आयोग का गठन किया गया था 1978 में। जिसके चेयरमैन के बारे में अगर बात करें तो जिसके चेयरमैन थे भोला पासवान शास्त्री साहब, भोला पासवान शास्त्री साहब। इसके अलावा बाद में 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, जिसके तहत पार्ट 16 में संविधान के, हमारे भारतीय संविधान के पार्ट 16 को दो भागों में वर्गीकृत किया गया, जिसमें पहले पार्ट में रखा गया आर्टिकल आर्टिकल 338, जिसमें बात की गई एनसीएससी के बारे में जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं। जबकि दूसरे पार्ट में यानी आर्टिकल 338 ए में के तहत एनसीएसटी को रख दिया गया। एज इट इज इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ये वाली बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अमेंडमेंट आपको ध्यान रखना है और इसी के तहत इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला और यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। हाल ही में हुआ क्या, हाल ही में एक नए चेयरमैन की नियुक्ति हुई जिनका नाम क्या है, किशोर मकवाना। अब बात करते हैं इस कमीशन में यानी इस आयोग में कितने टोटल मेंबर्स हो सकते हैं, यानी इसका स्ट्रक्चर क्या है। अगर बात करें इसके स्ट्रक्चर के बारे में तो इसके स्ट्रक्चर में फर्स्ट एक चेयरमैन होता है, एक वाइस चेयरपर्सन होता है और 3 मेंबर। यानी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरमैन और 3 मेंबर्स। और अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है, तो अपॉइंटमेंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो आप सभी को ये वाली बात भी ध्यान रखनी है कि जितने भी आयोग जो कि जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्राप्त है, उन सभी आयोग के चेयरमैन और मेंबर्स की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। एज इट इज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। यही सारी बातें आपको हिंदी में भी मिलेंगी, तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलिए, अच्छा, जानने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कमीशन के फंक्शंस यानी कार्य के बारे में। तो इसका कार्य क्या है, इसका कार्य क्या है, तो ये सारे काम करता है वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, यानी एससी कम्युनिटी के सारे वेलफेयर काम स्पेशली ये देखता है, ठीक है।
अगर बात करें इसके फंक्शन के बारे में, तो इसका फंक्शन किस आर्टिकल में मेंशन है? तो आर्टिकल 338 सब क्लॉज 5 में ये मेंशन है। ये ध्यान रखना है, अनुसूचित जाति के अधिकारों, सुरक्षा उपायों से वंचित होने के संबंधित शिकायतों की जांच करना, साथ ही साथ अनुसूचित जाति के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना के संबंध में केंद्र या राज्य सरकारों को भाग लेना या सलाह देना। यानी इसका मेन उद्देश्य क्या है? केंद्र या राज्य सरकारों को अनुसूचित जाति की आर्थिक विकास के बारे में सलाह देना देना और साथ ही साथ अनुसूचित जाति से संबंधित शिकायतों की जांच करना इसका प्रमुख कार्य है। बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है सशक्त नारी विकसित भारत प्रोग्राम। हाल ही में सशक्त नारी विकसित भारत प्रोग्राम लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इस प्रोग्राम के तहत किया क्या गया? तो इस प्रोग्राम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगभग 1000 ड्रोन्स बाँटे हैं। लगभग 1000 ड्रोन्स ड्रोन्स किसे दिए गए हैं? तो नमो ड्रोन दीदी को दिए गए हैं। एज़ इट इज़ ध्यान रखना है। ठीक है? अगर बात करें नमो ड्रोन दीदी के बारे में, तो नमो ड्रोन दीदी दीदी ये योजना जो है, ये योजना एम्पावर करती है रूरल वुमेन को, यानी कि गाँवों की महिलाओं को बाय ट्रेनिंग देम, उनको ट्रेनिंग करा के टू बी ड्रोन पायलट। ड्रोन पायलट का मतलब क्या? ड्रोन को उड़ाने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? यानी ड्रोन को ऑपरेट करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? ड्रोन पायलट्स कहा जाता है। और ये ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग किसे दी जाएगी? महिलाओं को दी जाने वाली है। एंड मेकिंग देम स्टेक होल्डर्स इन द लोकल फार्मिंग सप्लाई चेन। स्पेशली इसके तहत क्या किया जाएगा? स्पेशली इसके तहत महिलाओं को, यानी कि वुमेन को, आप देख पा रहे हैं कि वुमेन का अपलिफ्टमेंट किस तरह से हमारे पूरे देश में कंटिन्यूअसली हो रहा है। सामाजिक स्तर पर उनकी जो स्थिति है वो लगातार इम्प्रूव की जा रही है, इस तरह के प्रोग्राम चलाकर, इस तरह की या फिर अलग-अलग योजनाओं को चलाकर। वुमेन्स को क्या किया जाएगा? वुमेन्स को ड्रोन पायलट बनाया जाएगा। ड्रोन पायलट, गाँव की महिलाओं को ड्रोन पायलट बनाया जाएगा, यानी जिसके तहत उन्हें ड्रोन चलाने की, ड्रोन को उड़ाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इस ट्रेनिंग के तहत क्या-क्या चीज़ें होंगी और इसमें कितने ड्रोन बाँटे गए? तो प्रधानमंत्री ने लगभग 1000 ड्रोन्स बाँटे हैं और कुछ ड्रोन्स देने की इनकी योजना है इस प्रोग्राम के तहत। इसके अलावा ये ड्रोन्स क्यों बनाए जा रहे हैं? तो ड्रोन्स इसलिए बनाए जा रहे हैं जिससे स्पेशली गाँवों में जो खेत होते हैं या फर्टिलाइज़र्स का छिड़काव भी ड्रोन की मदद से किया जा सकता है, या फिर आप ऐसा कहें निगरानी भी की जा सकती है, ड्रोन्स की मदद से अपने-अपने खेतों की। इस वजह से ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। यानी ड्रोन्स का बेसिकली यूज़ केस बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं लखपति दीदी इनिशिएटिव के बारे में। आपने सुना होगा लखपति दीदी इनिशिएटिव 15 अगस्त 2023 को ये लॉन्च किया गया था, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है? घोषणा कब की थी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में इसकी घोषणा की थी। एज़ इट इज़ इम्पोर्टेंट है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा लखपति दीदी इनिशिएटिव कब लॉन्च किया गया या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कब अनाउंस किया गया? तो ध्यान रखना है 15 अगस्त को अनाउंस किया गया 2023। उद्देश्य वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या याद रखना है? महिलाओं को अपने गाँवों में सूक्ष्म उद्यम शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना। सूक्ष्म उद्यम यानी स्पेशली माइक्रो एंटरप्राइजेज़ की शुरुआत करने के लिए महिलाओं को अपने गाँवों में इनकरेज किया जाएगा लखपति दीदी इनिशिएटिव के तहत। इसके तहत क्या किया जाने वाला है? सरकार का लक्ष्य है कि 3 करोड़ महिलाओं को प्रशिक्षित करना है, यानी ट्रेनिंग देनी है और कार्यक्रम का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में जो महिलाएँ हैं, उन्हें ट्रेनिंग दी जाए, जिससे वे प्रति परिवार कम से कम 1 लाख रुपए तक की आय वार्षिक अर्जित कर सकें। एज़ इट इज़ ये उद्देश्य है, आपको ध्यान रखना है। ये इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है? ये आपको एमपीपीएससी में आपको ये देखने को मिल जाएगा, इसका उद्देश्य ही पूछा जाएगा। क्या-क्या 2 फैक्ट्स याद रखने हैं? एक पहला फैक्ट ये है और दूसरा फैक्ट ये है, ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? इसके तहत क्या किया जाएगा? इसके तहत पार्टिकुलरली ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है? चलिए, बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वर्ल्ड से रिलेटेड, क्या है? वो है क्रिस्टीना प्लिस्कोवा। बहुत ही ज़बरदस्त नाम है, आप देख पाएँगे, इनकी इमेज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। क्रिस्टीना पिस्कोवा, मैं इसे पिस्कोवा पढ़ रहा हूँ, आप अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से कुछ काम किया कीजिए, कुछ अच्छे शब्दों को पढ़ने की आदत डालिए। क्रिस्टीना पिस्कोवा, जो कि कहाँ से बिलॉन्ग करती हैं? चेक रिपब्लिक से बिलॉन्ग करती हैं। इसे चेक रिपब्लिक कहा जाता है, चेक रिपब्लिक, है ना? या चेक गणराज्य, हिंदी में कहें तो चेक गणराज्य। ठीक है। तो मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसे दिया गया है? तो क्रिस्टीना प्लिस्कोवा जी को दिया गया है, एज़ इट इज़ आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें इसके बारे में थोड़ा-सा, तो क्रिस्टीना प्लिस्कोवा
जी को ये जो मिस वर्ल्ड का खिताब दिया गया 2023 का, इसे इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो 71st मिस वर्ल्ड पेजेंट का आयोजन मुंबई में किया गया था। ध्यान रखना है इसका आयोजन इस बार भारत कर रहा था, भारत होस्ट कर रहा था। होस्टिंग नेशन ध्यान रखना है, इंडिया होस्ट कर रहा था, ठीक है? इसके अलावा अगर बात करें जिसमें 112 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। 2022 की अगर आप बात करें तो 2022 में पोलैंड की कैरोलिना बिलावस्का ने ये खिताब जीता था और इस साल 2023 में क्रिस्टीना जी को ये खिताब दिया गया। इसके अलावा 28 साल बाद मेजबान भारत का प्रतिनिधित्व सिनी शेट्टी ने किया है। एज़ इट इज़ इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है ना? भारत मेजबानी 28 साल बाद कर रहा है और सिनी शेट्टी ने इस बार किया है भारत की तरफ से पार्टिसिपेट। भारत इससे पहले 6 बार ये खिताब जीत चुका है। रीता फारिया 1966, ऐश्वर्या राय 1994, डायना हेडन 1997, युक्तामुखी 1999, प्रियंका चोपड़ा 2000 और मार्सी चिल्लर 2017 में ये खिताब इन्होंने जीता। यानी टोटल मिस वर्ल्ड का खिताब कितने हैं भारत ने जीते हैं? तो मिस वर्ल्ड का खिताब टोटल टोटल 6 लोगों ने जीते हैं, एज़ इट इज़ ध्यान रखना है और इस बार भारत की तरफ से रिप्रेज़ेंट किया है सिनी शेट्टी जी ने, ठीक है? लेकिन उन्हें ये खिताब नहीं मिला है। खिताब किसे मिला है? 2023 का मिस वर्ल्ड का खिताब क्रिस्टीना जी को मिला है, क्रिस्टीना प्लिस्कोवा जी को मिला है। ध्यान रखना है, एज़ इट इज़ इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगली इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको ज़रूर देखने को मिल सकती है, आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम जो कि मई से लेकर अगस्त तक होने वाले हैं, वहाँ पर ये न्यूज़ आपको ज़रूर देखने को मिलने वाली है। इस न्यूज़ से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। क्या है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने असम को अरुणाचल से जोड़ने वाली सेना टनल का उद्घाटन किया है। सेला टनल इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। किसको जोड़ती है भाई ये टनल? तो ये जो पर्टिकुलर सेला टनल है असम को अरुणाचल से जोड़ती है, अरुणाचल से जोड़ती है। इस पर्टिकुलर टनल के बारे में बात करें तो ये कितने फीट की हाइट पे बनाई गई है? 13,000 फीट की हाइट पर बनाई गई है। तो इसलिए ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा इसकी लागत कितनी है? तो कॉस्ट कितनी आई है? तो लगभग 825 करोड़ इसकी लागत आई है। और ये टनल बनकर अब तैयार हो चुकी है। अगर बात करें ये कितने किलोमीटर की टनल है तो 1.2 किलोमीटर की ये टनल है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। सेला टनल के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट या जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से। सेला टनल किनको जोड़ती है? तो असम, अरुणाचल को जोड़ती है और इनके बीच बनाई गई है। लगभग 13,000 फीट की ऊँचाई पर ये पर्टिकुलर टनल बनाई गई है। 825 करोड़ की लागत से तैयार की गई है और 1.2 किलोमीटर की ये टनल है। यह 13,000 फीट से अधिक ऊँचाई पर दुनिया की सबसे लंबी द्विलेन सुरंग है। चलिए, फिलहाल बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। यही सारी बातें आपको यहाँ पे इंग्लिश में भी मिल जाएँगी। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानते हैं कि इनसे जुड़ी कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो कि आपको पता होने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने असम को अरुणाचल से जोड़ने वाली सेला टनल का उद्घाटन किया। यह सुरंग यह भी सुनिश्चित करेगी कि चीनी क्षेत्र में यातायात की आवाजाही पर नजर न रख सके। 13,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित सेला दर्रा वर्तमान में चीनियों को दिखाई देता है और इसलिए सभी प्रकार की सैन्य गतिविधियों को देखा जा सकता है। यानी कि ये जो पर्टिकुलर टनल है ना, अगर टनल से पहले रोड के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो भी एक्टिविटी होती थी, यानी कि जब तक टनल नहीं थी तब की बात हो रही है। यहाँ पर यहाँ पर जो भी एक्टिविटीज होती थी इंडिया के द्वारा या इंडियन आर्मी के द्वारा, तो जो चाइनीज़ आर्मी है, वो यहाँ देख सकते थे डायरेक्ट, ठीक है? निगरानी रखना बहुत आसान था कि क्या एक्टिविटीज़ इंडियन बॉर्डर पर हो रहा है, वो सारी चीज़ें। लेकिन जैसे ही इस टनल के बनने से क्योंकि टनल बनी और टनल के बनने के साथ-साथ वो सारी चीज़ें बंद हो जाएँगी अब। अब चाइनीज़ आर्मी आसानी से नहीं देख पाएँगी कि भारत में क्या एक्टिविटी चल रही है, ठीक है? स्पेशली इम्पोर्टेंट है। सेला सुरंग में एक मुख्य सुरंग और एक एस्केप सुरंग है। मुख्य सुरंग यानी मेन सुरंग तो है ही भाई, मेन टनल तो है ही, लेकिन एक एस्केप टनल का क्या काम होगा भाई? कोई भी इमरजेंसी होगी तो यहाँ से वो निकल जाएँगे। एस्केप टनल मतलब क्या? एस्केप मतलब होता है भागना। यहाँ से आसानी से वो निकल पाएँगे यानी इंडियन आर्मी या कोई भी व्यक्ति वहाँ पे फँसा है तो वो एस्केप टनल के थ्रू निकल जाएगा बहुत ही आसानी से, ठीक है? मेन टनल और एस्केप टनल दोनों बनाई गई हैं। इसके अलावा नई ऑस्ट्रियाई सुरंग विधि का उपयोग करके इस टनल को बनाया गया है और साथ ही साथ इसकी आधारशिला 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रखी गई थी और 1 अप्रैल 2019 से इसका कार्य प्रारंभ हुआ था। एज़ इट इज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए, मुझे उम्मीद है कि सारे स्टैटिक फैक्ट्स आपको क्लियर होंगे।
इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट स्लाइड में जो-जो चीज़ें मैंने बताई थी वही सी चीज़ें, उन्हीं से आपको प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेंगे। चलिए, बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है अरुण गोयल क्विट्स एज़ इलेक्शन कमिश्नर अहेड ऑफ पोल्स। इसका क्या मतलब है? पोल्स यानी हाल ही में आप सभी को पता होगा लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। लोकसभा के चुनाव से पहले अरुण गोयल साहब जो कि एक इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है यानी क्विट कर दिया है। सर क्या ये इम्पोर्टेंट है? बिल्कुल नहीं। इम्पोर्टेंट है कि इलेक्शन कमिश्नर कौन-कौन से इलेक्शंस को कंडक्ट कराता है। इसके अलावा इस समय इलेक्शन कमीशन में कितने लोग मौजूद हैं? तो सिर्फ़ एक चेयरमैन मौजूद हैं, सिर्फ़ एक चेयरमैन मौजूद हैं, जिनका नाम क्या है? जिनका नाम आप सभी को ध्यान रखना है, राजीव कुमार, राजीव कुमार। इसके अलावा अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि कितने इलेक्शंस कंडक्ट कराता है इलेक्शन कमीशन, तो आप सभी को वो वाली बात भी ध्यान रखनी है एज़ इट इज़ इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो आप ध्यान रखेंगे भई प्रेसिडेंट का इलेक्शन ये कंडक्ट कराते हैं यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंडक्ट कराता है। इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंडक्ट कराता है। थर्ड आप ध्यान रखेंगे लोकसभा का। इसके अलावा फोर्थ आप ध्यान रखेंगे राज्यसभा का। इसके अलावा फिफ्थ आप ध्यान रखेंगे विधानसभा का। विधानसभा का और सिक्स्थ आप ध्यान रखेंगे विधान परिषद का। विधान परिषद जिस भी राज्य में विधान परिषद होगी, जिन राज्यों में वहाँ पर विधान परिषद के अगर इलेक्शन होंगे तो कौन कंडक्ट कराएगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराती है एज़ इट इज़ आपको पता होना चाहिए। अब आप सभी को पता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक संवैधानिक निकाय है, यानी किसी न कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होते होने के साथ ही यानी इसका मतलब क्या है? संविधान के किसी न किसी आर्टिकल में इसका वर्णन आपको देखने को मिलेगा। तो अगर बात करें ये किस आर्टिकल में मौजूद है, तो आर्टिकल नंबर आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 324 पार्ट 15 एज़ इट इज़ आपको पता होना चाहिए। पार्ट 15 पार्ट 16 के बारे में मैंने आपको अभी हाल ही में थोड़ी देर पहले बताया। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए इसका फॉर्मेशन कब किया गया? तो इसका फॉर्मेशन 25 जनवरी 1950 में इसका गठन किया गया था और 25 जनवरी को ही क्या मनाया जाता है भाई? तो नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। मुझे उम्मीद है कि सारे स्टैटिक फैक्ट्स आप यहाँ से याद रख पाएँगे। चलिए, बात करते हैं अगली इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में। हुँ, ठीक है। अगली इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपको पता होनी चाहिए, क्या है? इसके बारे में तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बता ही दिया, ठीक है। चलिए। बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। मध्य प्रदेश से रिलेटेड ये न्यूज़ है। मध्य प्रदेश में फाउंडेशन स्टोन यानी नींव रखी गई है एनटीपीसी और आरईएल का 630 मेगावाट का बरेठी सोलर पावर प्रोजेक्ट। बात हो रही है बरेठी बरेठी में एनटीपीसी और आरईएल के द्वारा एक सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। ध्यान क्या रखना है कितने वॉट का? तो 630 मेगावाट का ये पर्टिकुलर सोलर पावर प्रोजेक्ट है। बरेठी कहाँ स्थित है? तो बरेठी मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है। छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है एज़ इट इज़ इम्पोर्टेंट है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में बरेठी नामक जगह पर एनटीपीसी और आरईएल ने 630 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट की हाल ही में नींव रखी है एज़ इट इज़ इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। प्रश्न यही पूछा जाएगा। मेगावाट से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा और साथ ही साथ प्लेस से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। आने वाले अपकमिंग एमपीपीएससी एग्ज़ाम में अगर पूछा जाता है तो। या फिर एमपी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स में जैसे एसआई जैसे एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है। बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में लॉन्च किया है महतारी वंदन योजना। महतारी वंदन योजना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको लखपति स्कीम के बारे में बताया। लखपति स्कीम भी क्या महिलाओं के लिए है? तो लखपति दीदी इनिशिएटिव जो है, वो भी महिलाओं के लिए है और ये पर्टिकुलर योजना यानी महतारी वंदन योजना भी स्पेशली वुमेन्स के लिए है। आप देख रहे हैं वुमेन्स को का प्रमोशन किस तरह से हर क्षेत्र में किया जा रहा है। क्या उन्हें ही सब कुछ मिल रहा है? लगभग आप कहें तो उनका अपलिफ्टमेंट करने के लिए उनको ये सारी सुविधाएँ मिल रही हैं। इस पर्टिकुलर योजना को किसने लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने छत्तीसगढ़ में। कौन-सी योजना है? महतारी वंदन योजना। महतारी महतारी वंदन योजना। कहाँ लॉन्च की गई है? तो आपको ध्यान रखना है महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ में लॉन्च की गई है। छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है भाई? आप सभी को पता होना चाहिए विष्णु सहाय जी यहाँ के सीएम हैं। इसके अलावा
अगर बात करें तो महतारी वंदन योजना की ही तर्ज पर मध्य प्रदेश में एक योजना चलाई जा रही है। मध्य प्रदेश में एक योजना चलाई जा रही है। अच्छा, उसके पहले मैं बता दूं महतारी वंदन योजना है क्या? तो महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को, छत्तीसगढ़ की महिलाओं को ले 1,000 रुपए, 1,000 रुपए की राशि, 1,000 रुपए की राशि महिलाओं को, वुमेन्स को प्रोवाइड कराई जाएगी सरकार के द्वारा। ठीक है? एज़ इट इज़ ध्यान रखना है। सादे सीधे डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में ये राशि प्रदान की जाएगी, जिसमें उम्र क्या होनी चाहिए? तो 23 वर्ष से लेके 60 वर्ष की उम्र की महिलाओं को ये पर्टिकुलर राशि प्रदान की जाएगी। सेम इसी तर्ज पर एक और योजना मध्य प्रदेश में भी चलाई जा रही है। मध्य प्रदेश में उस योजना का नाम है लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना की शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत शिवराज सिंह चौहान जी ने की थी। ठीक है? इसके अलावा बात करें, आप यहाँ पर भी देखेंगे कि यहाँ पर जो राशि प्रदान की जाती है, यानी मध्य प्रदेश में 1,000 की राशि से शुरुआत की गई थी और अब ये राशि बढ़कर 1,250 रुपए हो गई है। ठीक है? यहाँ पर भी जो महिलाओं को ये राशि पर्टिकुलर प्रदान की जाती है। मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आ चुकी हैं। चलिए, बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इंडिया और यूएस की मैरीटाइम सिक्योरिटी एक्सरसाइज, जिसका नाम है सी डिफेंडर्स 2024 एट पोर्ट ब्लेयर, यानी पोर्ट ब्लेयर में सी डिफेंडर्स 2024 नामक एक मैरीटाइम सिक्योरिटी एक्सरसाइज परफॉर्म की गई, स्पेशली या कंक्लूड की गई। इंपॉर्टेंट है। क्या है भाई? सी डिफेंडर। ध्यान रखना है, क्या-क्या याद रखना है, मैं वो सारी चीजें लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। सी डिफेंडर 2024 इंडिया और यूएस के बीच की ये सिक्योरिटी एक्सरसाइज है, मैरीटाइम सिक्योरिटी एक्सरसाइज है, जिसे पोर्ट ब्लेयर में हाल ही में कंक्लूड किया गया, पोर्ट ब्लेयर में। अब आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए, इंडिया और यूएस की कौन-कौन सी एक्सरसाइज हैं? इंडिया और यूएस की कौन-कौन सी एक्सरसाइज हैं बेसिकली जो परफॉर्म की जाती हैं, उनका नाम आपको बताना है। प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है, ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज किन 2 देशों के बीच की एक्सरसाइज है? इस तरह से प्रश्न बनता है, तो आपको मैं कुछ भारत और यूएस के बीच की एक्सरसाइज के बारे में बताने का प्रयास करता हूँ। फर्स्ट जो एक्सरसाइज है, जो कि आप सभी को ध्यान रखना है, वो है, आप सभी ने सुना होगा, उस एक्सरसाइज का नाम है टाइगर ट्रायम्फ। पहली एक्सरसाइज आपको ध्यान रखनी है, टाइगर ट्रायम्फ एक्सरसाइज। इसके अलावा दूसरी एक्सरसाइज भारत और यूएस के बीच की है, वज्र प्रहार, वज्र वज्र प्रहार, वज्र प्रहार एज इट इज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसके अलावा थर्ड है युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास। और फोर्थ आप ध्यान रखेंगे, फोर्थ एक्सरसाइज जो कि आप सभी को ध्यान रखनी है, वो है कर्कश एक्सरसाइज, भारत और यूएस के बीच की। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है? ये चारों एक्सरसाइज के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिलहाल इस न्यूज़ से रिलेटेड आपको क्या याद रखना है? इस न्यूज़ से रिलेटेड आप सभी को सिर्फ इतना ध्यान रखना है, सी डिफेंडर नाम की एक्सरसाइज भारत और यूएस के बीच की एक मैरीटाइम सिक्योरिटी एक्सरसाइज है, जो कि पोर्ट ब्लेयर में कंक्लूड हुई। ठीक है? इस अभ्यास में भारतीय तटरक्षक हेलीकॉप्टर डोनियर विमान शामिल थे। ठीक है? तो ये पर्टिकुलर जो जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको इस स्लाइड में प्रोवाइड करा दी। बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी हाल ही में कंक्लूड हुई, जिसमें सर्विसेज की टीम ने गोवा की टीम को हराकर 7वीं बार चैंपियन बन गई है, सर्विसेज की टीम। बात हो रही है संतोष ट्रॉफी के बारे में। क्या-क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं संतोष ट्रॉफी से रिलेटेड? वो सारी चीज़ें मैं लिखने का प्रयास करता हूँ। संतोष ट्रॉफी, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि इससे बनता है, वो है कि ये पर्टिकुलर ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी किस खेल से एसोसिएट करती है? या फिर प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है, उस पर्टिकुलर खेल का नाम दे दिया जाए और 4 ट्रॉफी दे दिया जाए ऑप्शंस में, और उनमें से पूछ लिया जाए कि इस खेल से संबंधित कौन-सी ट्रॉफियाँ हैं। तो आप सभी को ध्यान रखना है, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल खेल से एसोसिएट करती है ना? इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसके अलावा दूसरी इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि 2024 में ये ट्रॉफी कंक्लूड हुई, जिसमें सर्विसेज की टीम ने ये खिताब जीता। सर्विसेज की टीम ने ये जीता, सर्विसेज की टीम ने जीता है। किसको हराकर? भाई गोवा को हराकर, गोवा की टीम को हराकर। तो गोवा क्या हो गई भाई? रनर अप हो गई, रनर अप टीम हो गई। ठीक है? और सर्विसेज की टीम का ये कौन-सा टाइटल था? तो 7th टाइटल था, ध्यान रखना है। यानी 7 बार सर्विसेज की टीम ने ये खिताब जीत लिया है, एज़ इट इज़ इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलिए, अगर इसके अलावा बात करें ये कहाँ हुआ था ये गेम, तो अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे जिले के गोल्डन जुबली स्टेडियम में संतोष ट्रॉफी का फाइनल खेला गया था। ठीक है? चलिए, बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है देवेंद्र झांझरिया। देवेंद्र झांझरिया बिकम्स द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ पैरा ओलंपिक कमिटी ऑफ इंडिया।
पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के नए प्रेसिडेंट बन गए हैं देवेंद्र झांझड़िया साहब। यहाँ पर आपको इनकी इमेज देखने को मिल जाएगी। अगर बात करें इनके बारे में तो डबल पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता और भाला फेंक खिलाड़ी देवेंद्र झांझड़िया भारतीय पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष इन्हें चुना गया है। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए देवेंद्र झांझड़िया किस खेल से एसोसिएट करते हैं, तो ये भाला फेंक खेल से एसोसिएट करते हैं, ध्यान रखना है। इन्होंने 2004 में एथेंस और 2014 में 2016 में रियो पैरा ओलंपिक F46 विकलांगता श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, फिलहाल आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया इज देवेंद्र झांझड़िया। बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है सात्विक एंड चिराग विंस फ्रेंच ओपन डबल्स टाइटल। फ्रेंच ओपन डबल्स टाइटल, ये जो पर्टिकुलर टूर्नामेंट है ये किस खेल से एसोसिएटेड टूर्नामेंट है, तो ये है बैडमिंटन खेल से एसोसिएटेड टूर्नामेंट है। इसके प्लेयर्स कौन है भाई, तो सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग। ये जो पर्टिकुलर दोनों प्लेयर हैं, ये दुनिया में नंबर 1 बैडमिंटन जोड़ी भी है ये भारतीय। इन्होंने 2022 में भी ये खिताब हासिल किया था। आप सभी को एक प्रश्न बताना है, कई बार मैंने बता दिया। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी जी की इमेज को देखकर क्या आपको बहुत इंपॉर्टेंट, इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस साल का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद आता है या नहीं, वो आप बताएं मुझे कहाँ कमेंट सेक्शन में। हाल ही में मैं आपको कुछ टिप्स देता हूं। हाल ही में देश के सबसे बड़े खेल पुरस्कार, देश के सबसे बड़े खेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया, देश के सबसे बड़े खेल पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है, पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। उसका आपको क्या लिखना है, नाम, उसका नाम और कितनी राशि उसमें प्रदान की जाती है, यानी उस अवार्ड में कितनी राशि प्रदान की जाती है। ये दोनों बातें आप कहाँ लिखेंगे, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। कमेंट सेक्शन में इसका आप जवाब देंगे। मुझे उम्मीद है कि सारा सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आप जवाब नहीं देते तो एटलीस्ट पूछने का प्रयास करें, जिससे मैं अगर आपको नहीं पता है तो मैं अगले लेक्चर में आपको वो सारी चीजें बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। किसी भी टॉपिक में किसी भी तरह का डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिए। साथ ही साथ इस सेशन से रिलेटेड कुछ अपना अच्छा फीडबैक ज़रूर दीजिए। अगर आप हमसे इन सोशल मीडिया हैंडल्स पर जुड़ना चाहते हैं तो स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर आप हमें जॉइन कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर स्पेसिफिकली आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पर, जिससे आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन लगातार मिलती रहेंगी, जिससे आपको करंट अफेयर्स और बाकी सारी चीजें, स्टैटिक फैक्ट्स आपको याद होते रहेंगे धीरे-धीरे। इसके अलावा पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। साथ ही साथ इस सेशन को आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे आप बाकी अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिल सके, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर सीरीज चल रही है। बाकी सेशन भी आप ज़रूर अटेंड कीजिए, क्योंकि बाकी सारे लेक्चर आपको हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में ज़रूर देखने को मिल जाएँगे। हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, टाटा, बाय-बाय।